नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम अपने सेक्टर की एक मार्केट लीडर कंपनी है शीला फोम इंडस्ट्रीज करके, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शीला फोम लिमिटेड के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं जनरली कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए screener.in करके जो वेबसाइट है उनका ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम screener.in पे आ गए हैं और पहले हमें कंपनी क्या करती है, कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो बेचती है, वो जानने के लिए यहाँ पे उनकी जो वेबसाइट है वो दी गई हुई है। तो सिंपली आप उसकी वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे आप देखो तो शीला फोम जो इंडस्ट्रीज़ है वो जो होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कौन से प्रोडक्ट्स है वो भी आ जाएंगे। वो टेक्निकल फोम भी बनाती है और जॉइस फोम, जो कि ये फोम इंडस्ट्री है, वो वेरियस टाइप्स के फोम बनाती है। और ये जो गद्दे आते हैं स्लीप वेल के, ये उनकी ही ब्रांड है। तो ये गद्दे और उनके अलावा उसके अंदर जो फोम आती है उस टाइप की होम कंफर्ट फोम और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली फॉर्म्स ये बेसिकली बनाती है। उनकी जो वेबसाइट है उनको अगर आप पूरी विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है और कैसे उसका प्रोडक्ट कैसा है। तो यहाँ पे आप देखो तो कंपनी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह पे उसकी प्रेजेंस है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं जनरली कोई भी कंपनी का वेबसाइट यूज़ करता हूँ पहले, उसके बाद ये स्क्रीनर के अंदर ही ये जो की पॉइंट्स करके एक ऑप्शन है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करें तो ये जो शीला फोम है वो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, लेकिन ये 1971 से है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि 1971 से ये फोम इंडस्ट्रीज के अंदर मार्केट लीडर है और ये जो पॉलीइथेलिन फोम है उसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इंडिया के अंदर इसकी जो मार्केट शेयर है वो 30% टू 35% तक है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40% से भी ज़्यादा इनकी मार्केट शेयर प्रेजेंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शीला फोम का जो ब्रांड पोर्टफोलियो है उसके अंदर स्लीप वेल, फेदर फोम, लेमी फ्लेक्स, ऐसी बहुत सारी जो ब्रांडेड गद्दे हैं वो आते हैं और बाकी सारे जो फोम है वो इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ उसकी प्रोडक्ट्स वाइज रेवेन्यू की बात करें तो मैट्रेसिस से 40% और बाकी अलग अलग फॉर्म से उसकी रेवेन्यू आती है, जो कि वेल डाइवर्सिफाई है ऐसा हमें बताती है। और अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से 70%, ऑस्ट्रेलिया से 60% और स्पेन से 40% रेवेन्यू ब्रेकअप है, जो कि और एक अच्छी बात है। अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट की बात करें तो 11 प्लांट्स इंडिया में, 5 प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया में और 1 प्लांट उसका स्पेन में है। और वो सब की कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो उसके पास बहुत सारे डीलर्स, आउटलेट्स और एक्सक्लूसिव शोरूम बहुत अच्छा है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और ये की पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के, उसके अंदर मेन की पॉइंट दोस्तों ये रहता है कि यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन। तो यहाँ पर शीला फोम की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि 350 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसके अंदर 70% इंडिया में और 15% ऑस्ट्रेलिया में और 15% स्पेन के अंदर जो उसके प्लांट है उसके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे भी वो कंपनी अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ा रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो भी कंपनी बढ़ा रही है अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उनके ज़रिए। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो उसके लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है उनको भी बढ़ाया गया है। और ये जो कंपनी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कवर किया गया है कि वॉलेटिलिटी इन मार्जिन, मीन्स कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो कंपनी का रॉ मटेरियल है वो क्रूड एंड ऑयल है, उसकी वजह से क्रूड और ऑयल की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएशन होने के कारण उसका जो मार्जिन है वो भी फ्लक्चुएट होता है। और यहाँ पर उनके रिसेंटली जो एक्विजिशन है उसकी बात करें तो
कंपनी ने कर्लन एंटरप्राइज करके एक बहुत बड़ी फोम इंडस्ट्री थी, उसको 2000 करोड़ में एक्वायर कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने जो दोस्तों की पॉइंट डिस्कस किए उसको अगर आप डीपली पढ़ोगे, जो कि मैंने पढ़ा है और समझा है, जो कि सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वो पढ़ने के बाद मैं जनरली दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे जो पीपीटीज दी गई है उसको पढ़ना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप इसकी पीपीटीज जो मैंने ओपन करके रखी है उसके अंदर एकदम जो ग्राफिकल व्यू में समझाया गया है कि कंपनी पास्ट में क्या थी, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और अभी कंपनी कहाँ पे है और उसका फ्यूचर आउटलुक मैनेजमेंट का क्या है, वो सब अच्छे से यहाँ पे समझाती है। तो अगर हम इनको डीपली मैंने जो पढ़ा है तो इसके अंदर क्या है उसको मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद जनरली मैं जो दोस्तों है वो कंपनी के जो रेशियोज है वो डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9000 करोड़ का है, जो कि जो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अपने हाई से बहुत ज़्यादा डाउन आई है, उसकी वजह से जो उसका मार्केट कैप है वो भी डाउन आया है। अगर स्टॉक पीई की बात करें तो 74 है, जो कि थोड़ा हायर है, और आरओसी की बात करें जो 7% है, जो कि थोड़ा कम है, और आरओई 6% है, वो भी कम है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का मेन जो पार्ट है वो ये रहता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो बढ़ती है या कम होती है, तो उसके अंदर हमें वाई यानी क्यों, अगर यहाँ पे आप देखो तो आरओसी और आरओई कम हुआ है और पी बढ़ा है, तो यहाँ पे हमें एक सवाल आना चाहिए कि वाई, ये क्यों हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बता दूँ कि जनरली आरओई और आरओसी तब कम होता है जब कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट कोई भी रीज़न से डाउन जाता है, और पी जनरली जब बढ़ता है वो भी नेट प्रॉफिट डाउन जाता है तब उसका पी बढ़ जाता है। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब देखेंगे तब देखेंगे कि उसका नेट प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ। यहाँ तो हमने डिस्कस किया कि आरओई और आरओसी कम हुआ है क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है, और पी बढ़ा है क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हुआ है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे कि प्रॉफिट क्यों कम हुआ है। अगर यहाँ पे डेट इक्विटी बात करें तो 0.51% है, जो कि अच्छा है, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पे देखो तो कंपनी की डेट इक्विटी बढ़ी है। तो वो भी हम जब बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि डेट बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है और उनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो वो पॉजिटिव में है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं जनरली जो है दोस्तों वो क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखो तो जून 2021 में 500 करोड़ की सेल्स थी, वो बढ़कर 800 करोड़ हो गई, जो कि अच्छी बात है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 25 करोड़ था, वो बढ़कर 470 करोड़ हो गया, 47, जो कि और अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2013 में जो 1000 करोड़ का सेल्स थी वो बढ़कर 3000 करोड़ हो गई, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 31 करोड़ की थी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 में वो हाईएस्ट एवर 240 करोड़ तक गई थी, लेकिन उसके बाद जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार कम हुई है। तो हमने आगे जैसे देखा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब देखेंगे तब देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों आई। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो 2021 तक कंपनी अपने मार्जिन्स लगातार बढ़ा रही थी, जो कि 15% तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो उसके बाद 11% से लेकर कम होते होते अभी 9% तक मार्जिन कम हो गया। तो हमने आगे जैसे की पॉइंट में देखा था कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसकी वॉलेटिलिटी के कारण मार्जिन कम होता है, ऐसा बताया था, लेकिन इसके अंदर भी हम वाई का यूज़ करेंगे कि यहाँ पे कम क्यों हुआ। तो उसको भी आगे हम एक पॉइंट देखेंगे तब डिस्कस करेंगे कि इसका मार्जिन कम क्यों हुआ। तो यहाँ पे एक और रीज़न है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने आगे मैंने कहा कि डेट बढ़ाया है। तो डेट बढ़ने के कारण यहाँ पे आप देखो तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ गया है, वो एक रीज़न है जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है। और कंपनी जो है वो कंटिन्यू ग्रो करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और नई जो एसेट्स है उसको परचेज कर रही है, उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जो ये जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो भी बढ़ी है। ये एक्चुअली किसी को देनी नहीं होती है, लेकिन ये आप नए जो एसेट परचेज करते हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो कॉस्ट यहाँ पे ऐड की जाती है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होता है। तो ये जो दो रीज़न है वो अगर हम देखें तो एकदम जेन्युइन रीज़न है। अगर नेट प्रॉफिट कम भी हुआ है तो फ्यूचर में ये मैनेज हो जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो जो इक्विटी कैपिटल 16 करोड़ था वो बढ़कर 54 करोड़ तक आ गया है, और कंपनी के जो रिजर्व्स है वो भी लगातार बढ़े हैं। वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और नई कंपनियाँ एक्वायर करने के बाद भी आप देख सकते हो कि उसका रिजर्व्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डेट इक्विटी की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे बोरोइंग में देखो तो पहले कंपनी के पास एकदम ना के बराबर बोरोइंग थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी ने बोरोइंग बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और नए जो प्लांट्स है उसको एक्वायर कर रही है। तो उनके चलते आप देख सकते हो कि कंपनी के पास पहले एसेट्स बहुत कम थी, वो बढ़कर एकदम से 4 से 5 गुना हो गई है। और CWIP में भी आप देख सकते हो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारी मशीनरी पड़ी हुई है, और यहाँ पे दूसरे एसेट्स भी देख सकते हो उसके अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो अगर यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी का कैश फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगातार पॉजिटिव में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है वो कंपनी के बुक से पैसा कहीं पे जा रहा होता है, वो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है, उसके कारण यहाँ से जो पैसा बाहर जा रहा है जो कि नेगेटिव में है, तो भी वो अच्छी साइन है। तो अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो पहले 72% प्रमोटर के पास था वो कम होकर 65% आ गया है, लेकिन यहाँ पे FII के पास 1% जितना स्टेक था वो बढ़कर ऑलमोस्ट 7% तक हो गया, जो अनदर एक अच्छी साइन है। और DIA के पास 23% स्टेक है, वो अभी भी मेंटेन है 23%, जो भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक के पास जो 2% जितना स्टेक था वो ऑलमोस्ट 5% जितना हो गया है, फिर भी ये मैनेजेबल और कंट्रोलेबल है, क्योंकि लेस देन 5% पब्लिक मतलब यहाँ पे जो हिस्सेदारी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास बहुत ज़्यादा है। ये देखने के बाद दोस्तों मैं जनरली जो है वो ये नोट्स करके सेक्शन है उसको पढ़ता हूँ। तो दरअसल ये जो नोट्स है वो ये जो ट्रांसक्रिप्ट करके है और उसका शॉर्ट जो है वो है इसके अंदर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट डिस्कशन होती है उसका जो नोट्स बनाया जाता है वो है। तो हमने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेसिस पे हमने जो कंक्लूज़न निकाला कि प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, मार्जिन कम हुआ तो क्यों हुआ, उसका सारा जवाब यहाँ पे दिया जाता है। इसको पढ़ेंगे तो हमें आइडिया आएगा कि हमने जो एनालिसिस आगे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट देख के हम निकाल रहे थे वो सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट खुद बोलेगा कि ये कम हुआ तो क्यों हुआ, उसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो मार्जिन की बात कर रहा था वो यहाँ पे एक मैनेजमेंट ने बताई है कि जो कर्लोन इंडस्ट्रीज़ है उसको उन्होंने एक्वायर किया, उसके बाद वो एक अलग से एंटिटी थी, उनके कारण मार्जिन में बहुत ड्रॉप हुई है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो 3 to 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद ये जो कर्लन एंटरप्राइज और शिला फॉर्म है वो दोनों एक हो जाएगी, और उसकी सेल्स भी एक ही अकाउंट में दिखाई जाएगी, जिनके चलते मार्जिन्स भी मैनेज हो जाएगा, सेल्स भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, और प्रॉफिट भी यहाँ से 3-4 गुना हो जाएगा। लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है वो 1 साल के बाद आना चालू होगा, ऐसा ये नोट्स पढ़कर मुझे समझ में आया। अगर उसको और डीपली आप समझना चाहते हो तो ये ट्रांसक्रिप्ट करके जो है उसको आप खोलोगे तो यहाँ पे जो मैंने खोल के रखा है 70 पेज का है, वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो मैनेजमेंट को क्वेश्चन करता है और मैनेजमेंट उसका रिप्लाई करता है। तो वो सुन के आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी अभी कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और किसके कारण रेवेन्यू, मार्जिन या कोई भी चीज़ में कमी हुई है या बढ़ी है, उसको एकदम डीपली यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ हुई है तो वाई, वो क्यों हुई है। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा जो कि वो बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद अगर आपको फर्दर मोर डिटेल चाहिए तो ये जो एनुअल्स रिपोर्ट है उसको आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग करके है उसको आप पढ़ोगे तो अगर कोई एजेंसी है
वो अपनी उसकी क्रेडिट रेटिंग कम करती है तो किस रीज़न से करती है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे डीपली समझाया जाता है, जो कि अपने नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों ये सब पढ़ा है, बहुत पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे उसके टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो शेयर है उसकी प्राइस अपने हाई से लेकर मोर देन 55% गिर चुका है, क्योंकि आगे हमने जैसे देखा कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंचर के चलते और नई कंपनी को हायर करने के चलते अपने मार्जिन्स थोड़ा स्लो हो गया है और सेल्स भी कम हुई है, तो उनके चलते जो शेयर प्राइस में बहुत बड़ी फॉल आई है। लेकिन हमने आगे जैसे मैनेजमेंट का डिस्कशन देखा कि ये जो कंडीशन है वो 1 से 2 साल के अंदर मैनेज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि 2 साल अगर ये मैनेजमेंट इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए 3 साल भी लगाता है तो भी ये जो शेयर की प्राइस है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक भी आती है। तो 120% का रिटर्न, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने शीला फोम लिमिटेड्स के फाइनेंशियल यानी फंडामेंटल एनालिसिस देखा। वहाँ से हमें ये पता चला कि कंपनी का जो फंडामेंटल है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक है वो भी बहुत सही है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 55% डाउन है, यानी डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ दोस्तों, तो ये प्राइस के अंदर कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए और इतने अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे जो ट्रेडिंग हो रही है उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव रीजंस क्रिएट हुए हैं उनके चलते कंपनी की प्राइस में इतनी बड़ी गिरावट आई है। लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाली है, ऐसा हमें जानने को मिलता है एनालिसिस के दौरान। तो यहाँ पे मेरी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करूँगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये प्राइस के अंदर, ये स्टॉक के अंदर मैं जो मेरा पोर्टफोलियो है उसका 5 to 7% अमाउंट जो है वही मैं एक स्टॉक में डालता हूँ, जो कि आगे के वीडियो में भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे मेरा 7% पोर्टफोलियो का होता है 30,000 रुपीज़। तो ये प्राइस के अंदर ये प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली मैं एक ही साथ में सब अमाउंट नहीं डाल देता हूँ। यहाँ पे 30,000 रुपीज़ जो मेरे हैं उसको भी मैंने 3 हिस्से में डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी 10,000 रुपीज़ डालने वाला हूँ और फर्दर इसके बाद अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं या तो इस स्टॉक के रिलेटेड कोई एक आध क्वार्टर में रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, उनके चलते अगर प्राइस यहाँ से और 10% डाउन होता है तो हर 10% के फॉल के अंदर मैं 10,000 की शिप करने वाला हूँ। और अगर यहाँ से स्टॉक और नीचे नहीं जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो ऊपर जाके ये ही प्राइस पॉइंट के ऊपर वापस इसके आसपास आ गया, तब मैं एक और शिप डालूंगा। या तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे तो मैं एक और शिप आगे डालूंगा। तो दोस्तों ऐसे मैं अपने जो पोर्टफोलियो है उसका 7% ही एक स्टॉक में डालता हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो उसका होता है 30,000 और वो 30,000 को भी मैं 3 अलग अलग टाइम में डालूंगा, ताकि मुझे पता चले अगर कंपनी यहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से डाउन जाती है या कंसोलिडेट करती है या अच्छे रिजल्ट आने चालू हो जाता है, तो वो सब डेटा को देख के मैं आने वाले टाइम में और 2 शिप 10,000 की डाल दूंगा। उसके बाद मैं स्टॉक को वॉच करता हूँ और 3 to 5 ईयर के टाइम फ्रेम तक होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा जो प्राइस है जैसे ऑल टाइम हाई वो अगर 1-1.5 साल में भी आ जाता है तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ, और नहीं आता है तो मैं वेट करता हूँ। तो ये है मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और कमेंट कीजिए, और आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ऐसे वाले स्टॉक में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और कितने टाइम फ्रेम तक होल्ड करना चाहेंगे वो भी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।